हाँ जी, तो रिवीजन कर रहे थे हम। तो राजस्थान के रिवीजन में मॉडर्न हिस्ट्री का आज रिवीजन हो जाएगा, राजस्थान का एकीकरण है वो आज पूरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम मेडाइवल हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे जिसमें चौहान राजवंश हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज पहले राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान बना है। राजस्थान जब उसका एकीकरण हुआ तो उसके पहले कितने रजवाड़े थे? 19 रियासतें थी राजस्थान में, ध्यान रखना 19 तो थी रियासतें, 3 थे ठिकाने, 3 ठिकाने थे पहले राजस्थान में। राजस्थान कोई एक राज्य नहीं हुआ करता था, कई देश थे यहाँ पे। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे नकुल, नकुल से ध्यान रख लेना, नए से नीमराणा, नीमराणा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा में पड़ता है, कुशलगढ़ भी एक ठिकाना था, और एक लैसे लावा, आज टोंक में पड़ता, पहले जयपुर में पड़ता था। ठीक है, तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने, और एक था केंद्र शासित प्रदेश या फिर उच्चायुक्त प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी। फिर इन सबको मिलाकर 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर हमने 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में हुआ? 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ, और कुल मिला के एकीकरण पूरा होता है 1 नवंबर 1956 को। 1948 से एकीकरण स्टार्ट होता है, 8 साल लगते हैं, 7 माह 14 दिन। क्या चीज देखी अपन ने? कितनी रियासतें थी राजस्थान में एकीकरण के समय? 19 रियासतें, 3 ठिकाने नकुल, नए से नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, एक अजमेर मेरवाड़ा नाम का केंद्र शासित या उच्चायुक्त प्रदेश हुआ करता था। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा होता है, 8 साल 7 माह 14 दिन इसमें लगे हैं। अब आगे अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी कौन सी रियासत थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। जोधपुर नाम का हमारा आज का संभाग है, उस क्षेत्र में जो रियासत हुआ करती थी पहले, मारवाड़ रियासत, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, अब उसमें अपन एक चीज देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो हम देखते हैं आज हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। फिर अपन उसके बाद देखते हैं कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। सबसे छोटी, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है, सबसे छोटी जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से थी शाहपुरा रियासत, जो भीलवाड़ा में पड़ती है, शाहपुरा रियासत। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी, सबसे प्राचीन। सबसे पुरानी रियासत थी मेवाड़। 566 ईस्वी में आप देखते हो उसमें गोहिल वंश की स्थापना होती है, मेवाड़, वहां से उसका इतिहास शुरू होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पुरानी हो गई। सबसे नई रियासत कौन सी है? सबसे नई रियासत अंग्रेजों द्वारा झालावाड़ को मान्यता दी गई थी। झालावाड़ सबसे नई रियासत 1838 में मान्यता दी थी। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि एक और रियासत है, एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। टोंक में देखते हैं अपन अमीर खां पिंडारी का शासन था। हमने इसमें बात की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ या जोधपुर रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर, सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे पुरानी मेवाड़ 566 ईस्वी में, सबसे नई रियासत झालावाड़, और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत थी। ये सारी बातें अपन ने इसमें बात कर ली। अब देखते हैं कि रियासती विभाग या रियासती सचिवालय की स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा। जब आजाद हो गए तो रियासतों को मिलाना है। 585 के आसपास अपनी रियासतें थी, जिनमें से 565 रियासतें भारत में मिली थी, बाकी पाकिस्तान में मिल गई थी। तो उन रियासतों के लिए ये रियासती विभाग की स्थापना की गई है 5 जुलाई 1947 को। इस विभाग की स्थापना की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई, और वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया था। तो रियासती विभाग या सचिवालय की स्थापना की गई है 5 जुलाई 1947 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता, ये इनके अध्यक्ष थे, और वीपी मेनन इसके सचिव थे। तो इस रियासती विभाग ने कहा कि जिस भी रियासत की आय 1 करोड़ से अधिक है और जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वो रियासत चाहे तो अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है। ऐसी राजस्थान में 4 रियासतें थी। एक थी जयपुर, दूसरी जोधपुर या मारवाड़, तो एक थी जयपुर, एक मारवाड़, एक मेवाड़, और चौथी रियासत थी बीकानेर। तो 4 रियासतें ऐसी थी जो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और 1 करोड़ से अधिक उनकी आय थी। 18 जुलाई 1947 को हम एक चीज देखते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम उसका वो पारित किया जाता है 1947 वाला, और उसकी धारा 8
उसकी धारा 8 में एक बात थी कि अब जो राजस्थान की रियासतें हैं, वो जो राजस्थान की रियासतें, उन्हें अंग्रेजी संधियों से उनको फ्री कर दिया गया था। तो 18 जुलाई को ये चीज़ हुई थी। 4 जुलाई वगैरह से अपन को काम की चीज़ नहीं, रियासती ये विभाग की स्थापना 5 जुलाई को की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, सचिव थे वीपी मेनन। ऐसी 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और बीकानेर। और धारा 8 के तहत रियासतों को अंग्रेजी संधियों से मुक्त कर दिया गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया गया था। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया गया था 25-26 जून 1946 को। राजपुताना, राजस्थान की रियासतें, गुजरात की रियासतें और मालवा, इन तीनों को मिलाकर एक अलग ही देश बनाने की बात चल रही थी। और ये अलग देश बनाने की जो सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन को बुलाया था मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने। क्वेश्चन आया हुआ है, एक चीज ध्यान रखना है, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने सम्मेलन बुलाया था। राजस्थान यूनियन इसका नाम है, 1946 को बुलाया गया था। राजपुताना, गुजरात और मालवा की रियासतों को मिलाकर। ठीक है, अब देखते हैं कि राजस्थान की किस रियासत के नरेश, कौन से राजा थे जिसने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे? वो था बीकानेर। बीकानेर का जो शार्दुल सिंह था, ऐसी रियासत जिसने सबसे पहले साइन किए वो थी बीकानेर। बीकानेर ने सबसे पहले साइन किए कि हम भारत में मिलेंगे, और राजा था शार्दुल सिंह। सबसे अंत में किसने किए? सबसे अंत में साइन किए थे धौलपुर। धौलपुर का राजा था उदयभान। सबसे अंत में धौलपुर ने किए थे, सबसे पहले बीकानेर ने किए थे, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपन वृद्ध राजस्थान संघ। राजस्थान का जो एकीकरण किया जा रहा था, उसमें चौथे चरण का नाम था वृद्ध राजस्थान। तो वृद्ध राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो जयपुर में उसका उद्घाटन होता है, वल्लभ भाई पटेल उसका उद्घाटन करने आते हैं। कुल मिला के अपन को जो 7 को 7 चरण है, उनके नाम याद रहने चाहिए। कब उन चरणों का एकीकरण किया गया था वो पता रहना चाहिए। किसने उद्घाटन किया, कौन प्रधानमंत्री था, कौन राजप्रमुख था, कौन सी राजधानी थी, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन याद कर लेते हैं सबको। तो जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसका नाम था। राजस्थान का जो एकीकरण किया जा रहा था, उसमें पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। इसका नामकरण किसने किया था? ये एक जरूरी चीज है, के मुंशी। के मुंशी ने इसका नामकरण किया था। और दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ बोल दो या पूर्व राजस्थान संघ, इसका नाम पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। इसमें एक चीज ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान। अब इसमें मेवाड़ नाम की रियासत को मिला दिया गया था। नाम याद करना, मत्स्य संघ पहला चरण है, दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा चरण है मत्स्य संघ। जो अपना चरण इसमें बात करें अपन, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, एबीसीडी में ध्यान रखना, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर प्लस निमराना नाम का जो ठिकाना था उसको मिलाया गया था इसमें। ठीक है, तो ये सारे जो एकीकरण करके एक पहले चरण में रख लिया था मत्स्य संघ को। के मुंशी ने इसका नामकरण किया था। फिर उसके बाद अपन देखते हैं पूर्व राजस्थान संघ। इसमें ये जो रियासतें थी, 9 रियासतें और एक ठिकाना, ये मिलाया गया था। सा से हो गया शाहपुरा, की से हो गया किशनगढ़, है से हाड़ौती। हाड़ौती में आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। बारां नाम की कोई रियासत नहीं थी, मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये है में आ गया। वाह से हो गया वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और कू से हो गया कुशलगढ़ नाम का एक ठिकाना था। और टो से हो गया टोंक। शाहपुरा, किशनगढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कूच से कुशलगढ़, टो से टोंक, ये सब मिलाए गए दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ। अब तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। अब पहला चरण हमने मत्स्य संघ बना के इसको रख दिया, दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान में संयुक्त किया है किसको? मेवाड़ को। इसमें मेवाड़ को मिलाया गया पिछले वाले चरण में। ठीक है, चौथा चरण का नाम है वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान, अब राजस्थान बड़ा राजस्थान बनने वाला है। अब सच में जो हमारा राजस्थान है लगभग यहाँ बन चुका था। कुल मिला के जो संयुक्त राजस्थान पिछले वाला चरण था, उसमें जे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये रियासतें यहां मिली थी। जे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। 5वां चरण देखो, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान। अब की बार वृद्ध राजस्थान, ये मिली है चारों। अब की बार संयुक्त और वृद्ध दोनों को मिला दो, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। इसमें क्या होता है, जो वृद्ध राजस्थान नाम का जो चरण था, उसमें जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसको मिला दिया गया था। क्वेश्चन आता मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? 5वें चरण में जाकर हुआ था, जिसका नाम है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। तो मत्स्य संघ का यहाँ विलय कर दिया अपन ने। 6ठे चरण का नाम राजस्थान, 7वें का राजस्थान। ठीक है, डेट भी याद करनी है। 3 बार 1948 है, 2 बार 1949 है, 1 बार 1950 है, 1956 है। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना 3 2 1 1 3 2 1 1, 3 बार 1948, 2 बार 1949 और ये 50 और 56। अब देखो लास्ट वाली डेट मैंने कहा कि इस दिन हमारा एकीकरण पूरा हुआ, ये तुम्हें याद रहनी चाहिए, 1 नवंबर 1956। फिर हम देखते हैं कि
जो छठा चरण है वो जो जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950, तो उस दिन का तो वैसे ही आपको याद रहना चाहिए कि छठा चरण कब पूरा होता है 26 जनवरी 1950, और उसके 6 साल बाद में ये चीज अपन ने देख ली। अब पहला चरण स्टार्ट कब होता है वो डेट आप याद कर लेना, 18 मार्च 1948। जो एनवी गाडगिल इसकी जो उद्घाटन करने आए हुए थे, तो उन्होंने देखा 7 दिन बाद में यहाँ पे दूसरा जो चरण है उसका भी जो उद्घाटन कर जाते हैं जाते जाते, तो बिल्कुल 7 दिन बाद में ध्यान रखना, 18 मार्च 25 मार्च। तीसरा फिर देखना जो पहला अपना चरण हुआ था उसके जस्ट 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण होता है। चौथे चरण की जो डेट है वो आपको नींद में भी याद रहनी चाहिए, 30 मार्च 1948। 4 बड़ी रियासतें इस दिन मिलाई गई थी। राजस्थान का स्थापना दिवस माना जाता है 30 मार्च, ध्यान रखना है। चैत्र शुक्ल एकम को ये विक्रमी संवत थी 2006, उस दिन हमारा ये चरण पूरा होता है, चौथा चरण। तो ध्यान रखना 30 मार्च को राजस्थान दिवस के तौर पर देखा जाता है, माना जाता है राजस्थान दिवस 30 मार्च। तो ये डेट तो नींद में भी याद रहनी चाहिए। पांचवी में बताइए जिस दिन ये होती है उसके 1.5 महीने बाद 45 दिन बाद में, तो 15 मई वैसे बोल देना, 26 जनवरी वैसे याद है, 1 नवंबर वैसे याद है। तो इस तरीके से इनको याद करना। और कौन कौन सी रियासतें मिलाएगी, तो हमने बात करी कि चौथे से 5वें चरण तक बात कर चुके हैं, मत्स्य संघ मिला। छठे चरण में क्या हुआ, जो सिरोही नाम की हमारी जो हमारा सिरोही नाम का क्षेत्र था उसको 2 चरणों में मिलाया था। जो छठा चरण था उसमें सिरोही मिलाया, और उसमें आबू और देलवाड़ा सहित जो 89 गांव है उनको उसमें इसमें बॉम्बे में मिला दिया गया था। तो आबू और देलवाड़ा को नहीं मिलाया, सिरोही को मिला दिया बाकी को, जिसमें जो गोकुलभाई भट्ट है उनका एक गांव था हातल गांव, गोकुलभाई भट्ट का गांव था हातल, तो हातल गांव भी मिलाया था। बात करें 7वें चरण की, इसमें हमारा राजस्थान पूरा हो चुका है। अब जो सिरोही का जो आबू और देलवाड़ा जो इसमें नहीं मिलाए थे इसमें, वो भी इस बार मिला चुके हैं। अजमेर मेरवाड़ा नाम का क्षेत्र है उसको मिला दिया अपने। सुनील टप्पा जो एमपी में पड़ता था उस सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला लिया, और राजस्थान का सिरोंज नाम का जो क्षेत्र है वो एमपी को दे दिया अपन ने। तो इस तरीके से राजस्थान के 7 चरण है, उनसे रिलेटेड ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगली स्लाइड में कुछ और जानकारी हम याद करें। उद्घाटन किसने किया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चरणों के उद्घाटनकर्ता के नाम अपन को ध्यान रखना। तो ऐसे बोलना है, इसको 2-4 बार याद हो जाएगा। गाडगिल, नेहरू, पटेल, गाडगिल, नेहरू, पटेल, गाडगिल, नेहरू, पटेल से 4 चरणों के ये उद्घाटनकर्ता हो गए। राजधानी की बात करें, पहले चरण में ABCD को मिलाया था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो अलवर को राजधानी बनाया गया था, यहां से ध्यान रखना। अलवर एक बड़ा नाम है, उस तरीके से ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरे चरण में साकी हवाकुटो, वहां से कोटा नाम की एक बड़ी रियासत है, कोटा को राजधानी बनाएंगे। तीसरे चरण में सीधी सी बात है, भारत में जो कह सकते हैं गौरवशाली इतिहास किसका रहा, मेवाड़ का। अगर इसमें मिल रही है तो सीधी सी बात है मेवाड़ राजधानी रहने वाली है। और चौथे चरण से जयपुर हमारी राजधानी बन चुकी है, हम जानते हैं जयपुर राजधानी, तो चौथे चरण में जयपुर को मिलाया गया। तो अब राज प्रमुख किसको बनाया गया था, उस समय राज प्रमुख नाम का एक पद होता था, जो हमारे आज राज्यपाल है, उस तरीके से, ठीक है। तो राज प्रमुख बनाया था धौलपुर के उदयभान को राज प्रमुख बनाया। कोटा के भीम सिंह को इसमें राज प्रमुख इसमें बनाया। मेवाड़ के भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया तीसरे चरण में। चौथे चरण में जयपुर के सवाई मान सिंह जो सेकंड, उनको राज प्रमुख बनाया गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि सवाई मान सिंह जो सेकंड है वो राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज प्रमुख है। क्यों, क्योंकि ये भी राज प्रमुख है, लेकिन असली में राजस्थान यहीं जाके बना है, तो प्रथम और अंतिम राज प्रमुख माना जाता है। और जो चौथा चरण था उस समय ये भूपाल सिंह इनको बनाया गया था महाराज प्रमुख। चौथा चरण है उसमें जो भूपाल सिंह है, अब ये चौथे चरण में राज प्रमुख ये बन चुके हैं, तो भूपाल सिंह का पद चेंज करके इस बार कर दिया गया महाराज प्रमुख। ये एक ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री, जो आज हमारे मुख्यमंत्री है उस तरीके से एक पद हुआ करता था उस समय प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रख लेना, सोगो माको लाल, सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुललाल असावा, माँ से माणिक्यलाल वर्मा और लाल से हीरालाल शास्त्री। कुल मिला के बात करिए अपन ने, चारों चरण है, गाडगिल, नेहरू पटेल, अलवर, कोटा, मेवाड़, जयपुर, उदयभान, भीम सिंह, भूपाल सिंह और सवाई मान सिंह सेकंड। इसको भूपाल सिंह को बाद में बनाया गया महाराज प्रमुख। सोगो माकोलाल, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और लाल से हीरालाल शास्त्री। ये अपन ने कुल मिला के बात करें जो हमारा राजस्थान का एकीकरण, उसकी लगभग सारी बातें देख ली। बची जो बातें वो अब देख लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय कितनी थी, पटवार में आपके लास्ट टाइम जो पटवार था उसमें क्वेश्चन आया था, उसलिए ध्यान रख लेना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 184 लाख रुपए ये राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की आय थी। किस रियासत के राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए समय कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? जो बांसवाड़ा का राजा था चंद्रवीर सिंह,
बांसवाड़ा का राजा था चंद्रवीर सिंह, उसने कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये एक चीज़ ध्यान रखना। और एक बात और करें कि दूसरे चरण में एक चीज़, जो दो हमारी रियासतें थी, साकी शाहपुरा और किशनगढ़, साकी शाहपुरा और किशनगढ़, साकी हवा कुटो का साकी, तो इन दो जो रियासतें थी उनको नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। अंग्रेजों के द्वारा उनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। कौन कौन सी रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? जो 19 रियासतें थी उनको कहा जाता था सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट मतलब अंग्रेजों द्वारा उनको तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि जो दो रियासतें हैं साकी शाहपुरा और किशनगढ़, इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, इनको कहा जाता नॉन सैल्यूट स्टेट। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। बांसवाड़ा के राजा ने ऐसी बात कही थी। आगे चलें, किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया? ये 5वें चरण में जाकर हुआ था, संयुक्त वृहद राजस्थान वाले चरण में। तो किस समिति ने? शंकर राव देव नामक समिति, ये समिति थी जिसने कहा था, तो मत्स्य संघ का विलय कर दिया था अपने। शंकर राव देव उसमें थे, 2 सदस्य और थे। तो इसको इस तरीके से याद कर लेना, मैं हूं शंकर सिद्ध प्रभु, मैं हूं शंकर सिद्ध प्रभु, मैं हूं शंकर सिद्ध प्रभु। मैं से मत्स्य संघ का विलय होता है। शंकर से शंकर राव देव एक सदस्य ये थे इसके। सिद्ध, सिद्ध से दूसरे सदस्य का नाम ध्यान रखना, आर के सिद्धवा, आर के सिद्धवा। प्रभु से प्रभुदयाल, प्रभु से प्रभुदयाल। मैं हूं शंकर सिद्ध प्रभु। तो शंकर राव देव समिति उसके कहने पे अपने मत्स्य संघ का विलय कर दिया। बी.आर. पटेल, जब जोधपुर का विलय किया गया चौथे चरण में, जोधपुर और जयपुर में राजधानी को लेकर विवाद हो गया, तो बी.आर. पटेल की समिति में एक ये बी.आर. पटेल की अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है। तो इस समिति ने कहा जयपुर ही राजधानी रहनी चाहिए। तो जयपुर और जोधपुर में जब राजधानी को लेकर विवाद हुआ, उस समय की बात है। तो जयपुर और जोधपुर, तो राजधानी को लेकर विवाद हुआ, उसके लिए बी.आर. पटेल। सत्यनारायण राव समिति, जब अजमेर का विलय किया गया अपन ने जो 7वें चरण में, तो उस समय भी विवाद हुआ कि राजधानी जयपुर को बनाए या अजमेर को बनाए। तो राजधानी जयपुर और अजमेर को बनाए, तो उसमें राजधानी तो जयपुर को बनाया गया। उस समय समिति बनाई गई थी सत्यनारायण राव समिति। ठीक है, और मुनिजिन विजय सूरी, इनके अध्यक्षता में, जो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया था, उस समय एक समिति बनाई गई थी मुनिजिन विजय सूरी के नेतृत्व में। ठीक है, और दशरथ शर्मा, जो इतिहासकार है दशरथ शर्मा, वो इसके एक सदस्य थे, इतिहासकार थे दशरथ शर्मा। ये अपन ने सारी बात करी। मत्स्य संघ का विलय शंकर राव देव समिति ने कहा था, मैं हूं शंकर सिद्ध प्रभु। पहले सदस्य शंकर राव देव, दूसरे आर के सिद्धवा, प्रभुदयाल। क्वेश्चन आया हुआ एक बार कि इस समिति में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, बी.आर. पटेल, जयपुर जोधपुर में विवाद हुआ तब। सत्यनारायण राव, जयपुर अजमेर में विवाद हुआ तब। मुनिजिन विजय सूरी, अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया तब। और दशरथ शर्मा इसके सदस्य थे। राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, अब देखो, अब तक चल रहे थे राजस्थान में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, संविधान में एक लाइन लिख दी जाती है, अब हमारे एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक राष्ट्रपति रहेंगे। जब सेंटर में प्रधानमंत्री हो सकता तो सीधी सी बात है राज्यों में प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। अब हमने प्रधानमंत्री का नाम बदल कर दिया, क्या कर दिया हमने? मुख्यमंत्री कर दिया। तो चौथे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अब हीरालाल शास्त्री का नाम पदनाम प्रधानमंत्री से क्या बन जाएगा? मुख्यमंत्री। तो चौथे चरण में बाद में अपन देखते हैं हीरालाल शास्त्री को क्या कंटिन्यू कर दिया जाता है? सीएम। तो राजस्थान के पहले मनोनीत, अभी तक चुनाव नहीं हुए, 1952 में चुनाव होंगे, तो 1949 में अपन देखते हैं कि इनको 1950 में क्या बना दिया इनको? पहले मनोनीत सीएम। और CS वेंकटाचारी ये सेकंड मनोनीत है, दूसरे मनोनीत सीएम है। जयनारायण व्यास ये तीसरे मनोनीत है। एक चीज जयनारायण व्यास के बारे में ध्यान रखना कि ये मनोनीत भी है, बाद में चुनाव लड़के भी सीएम बने थे। तो मनोनीत प्लस निर्वाचित, दोनों तरीके से सीएम कौन बने थे? जयनारायण व्यास। बात करें टीकाराम पालीवाल की, तो ये फर्स्ट निर्वाचित है। पहले निर्वाचित सीएम कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। फिर बाद में जयनारायण व्यास बने थे। मोहनलाल सुखाड़िया, तो मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में एक चीज ध्यान रखना, सबसे लंबे समय तक राजस्थान के सीएम रहे थे, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजस्थान के सीएम। और एक चीज, जब राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है 1 नवंबर 1956 को, उस दिन सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो एकीकरण के समय सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये सारी बातें इनके बारे में ध्यान रखना। हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत सीएम है, CS वेंकटाचारी सेकंड मनोनीत है, और थर्ड मनोनीत है जयनारायण व्यास, निर्वाचित भी हुए थे बाद में। टीकाराम पालीवाल फर्स्ट निर्वाचित है। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम है। बात की बात करें तो एकीकरण के समय भी सीएम थे। सिरोही का अनुचित विलय किया गया। क्यों विलय किया गया सिरोही का अनुचित विलय? आबू देलवाड़ा को बॉम्बे में मिला दिया गया। तो इस बात के लिए जो किसने कहा था कि राजस्थान वालों को क्या चाहिए था? गोकुलभाई भट्ट चाहिए था। तो गोकुलभाई भट्ट का गांव था हातल। तो हातल सहित वो सारी बाकी जो सिरोही है वो राजस्थान में मिला दिया छठे चरण में। बाकी का बाकी सिरोही जो आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव वो बॉम्बे में मिला दिए। तो किसने कहा कि उनको तो गोकुलभाई भट्ट ही चाहिए था राजस्थान वालों को? गोकुलभाई भट्ट कौन है? राजस्थान के गांधी कहा जाता है इनको।
राजस्थान के गांधी। तो किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राजस्थान वालों को तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, तो उसके 89 गांव से हमने बाकी किसमें मिला दिया? राजस्थान में। आबू देलवाड़ा को ले गए थे उसमें बॉम्बे में। अगले चरण में हमने आबू देलवाड़ा उसको वापस से किसमें मिला लिया? राजस्थान में। कौन सी समिति बनी? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग नाम की समिति बनती है, राज्य पुनर्गठन आयोग। के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू वो 2 सदस्य और थे, 3 सदस्य थे इसमें। के.एम. पणिकर प्लस हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 सदस्य और थे इसमें। तो फजल अली आयोग ने कहा, तो क्या क्या इसमें फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद में क्या क्या होता है? आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया, बिल्कुल सही बात है। आबू देलवाड़ा 7वें चरण में, कौन से चरण की बात हो रही है? 7वें चरण में राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया, बाद में अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। ये चीज ध्यान रखना, पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया, 26वां जिला अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। जो एमपी मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था सुनील टप्पा, तो टप्पा खाकर किस तरफ आ गया? वो राजस्थान में आ गया, उसको राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान की जो सरोज थी, सरोज नहीं थी सिरोंज, सिरोंज नाम का जो क्षेत्र है उसको कहा कि आप किधर चले जाओ? एमपी की तरफ चले जाओ। कुल मिला के 4 बातें करी फजल अली आयोग ने कहा उसमें। आबू देलवाड़ा राजस्थान में आ जाओ, पहले कहां चले गए थे? बॉम्बे में, 7वां चरण चल रहा अभी, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला दिया उनको। क्या था ये पहले? केंद्र शासित प्रदेश। एमपी का सुनील टप्पा, टप्पा खाकर किस तरफ आ गया? राजस्थान में। और जो राजस्थान की जो सिरोंज है उसको मध्य प्रदेश में मिला दिया। कुल मिला के उपयुक्त सभी सारी की सारी बातें किसके लिए सही है? ये फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर की। अजमेर मेरवाड़ा नाम का जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था पहले, उस धारासभा मतलब वहाँ विधानसभा टाइप की एक सभा होती थी, उसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? पहले क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 30 सदस्य हुआ करते थे। तो 30 सदस्यों की एक सभा हुआ करती थी धारासभा अजमेर मेरवाड़ा में। और उसके सीएम कौन थे? उसके सीएम थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय एमपी के रहने वाले थे, हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये सीएम थे उसके। हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में बात करें, बिजोलिया जो आंदोलन था उसके 3रे चरण में उनका नाम आता है। इन्होंने एक अखबार लिखा था, वो अखबार इंपॉर्टेंट है, त्याग भूमि। त्याग भूमि नाम का उन्होंने अखबार लिखा था। और जब ये 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया जा रहा था, तो इन्होंने उस विलय का विरोध किया था। क्वेश्चन आया हुआ, किसने विरोध किया था अजमेर मेरवाड़ा के विलय का? हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो धारासभा होती थी, 30 सदस्यों की होती थी, उस समय मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। त्याग भूमि नामक इन्होंने एक समाचार पत्र लिखा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन नियुक्त होते हैं? सबसे वहां 7वें चरण तक हम देखते हैं कि राज प्रमुख नाम का पद चल रहा था। अब राज प्रमुख नहीं बनेगा, अब राज्यपाल नाम का पद बनेगा। तो पहले राज प्रमुख कौन थे? अपन बात करें सवाई मानसिंह सेकंड, पहले और अंतिम राज प्रमुख माने जाते हैं। और राज्यपाल अपने राजस्थान के पहले कौन बनते हैं? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। आगे बात करें, एकीकरण के बाद राजस्थान में राजस्व विभाग की स्थापना, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो कहां अपन ने स्थापित कर दिया? वो अपन ने स्थापित किया अजमेर में, ठीक है। जयपुर को क्या बना दिया अपन ने? राजधानी। जयपुर को हमने राजधानी बना दिया। जोधपुर को हमने हाईकोर्ट जोधपुर में। उदयपुर में खनन विभाग। अरावली का सबसे बड़ा क्षेत्र अपने उदयपुर में पड़ता है, तो उदयपुर में खनिज निकालो भाई साहब। खनन विभाग कहां पे? उदयपुर में, ठीक है। कोटा को क्या दिया अपन ने? कोटा को दिया अपन ने वन प्लस सहकारी विभाग, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। वन और सहकारी विभाग अपन ने दिया किसको? कोटा को। बीकानेर को क्या दिया अपन ने? बीकानेर को शिक्षा विभाग किसको दिया है? बीकानेर को। और एक और है भरतपुर को दिया अपन ने कृषि विभाग किसको दिया है? भरतपुर को। कुल मिला के एकीकरण हो चुका राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को। उस दिन क्या होता है? राजस्व विभाग की स्थापना अजमेर में होती है। जयपुर को राजधानी बनाया। जोधपुर में एक हाईकोर्ट दे दिया अपन ने, जिसके एक ब्रांच जयपुर में भी है। उदयपुर को खनन माइनिंग डिपार्टमेंट दे दिया। और कोटा को वन और सहकारी विभाग दे दिया। बीकानेर को एजुकेशन दे दिया। और भरतपुर को कृषि, खेती करो भाई साहब। आगे चलें, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है। किन जिलों को मिलाकर बनाया गया? बात करें, सबसे नया जिला राजस्थान का वो है प्रतापगढ़, ठीक है। 26वां जिला की बात अपन ने कर ली। 26वां जिला हमारा अजमेर था। 33वां जिला सबसे लास्ट वाला चित्तौड़गढ़ को भी मिलाया उसमें, बांसवाड़ा और उदयपुर, इनके कुछ क्षेत्रों को लेकर अपन ने क्या बना दिया? प्रतापगढ़ नाम का क्षेत्र मिला दिया। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो डूंगरपुर नाम का जिला है, डूंगरपुर का क्षेत्र नहीं लिया है, ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन में आपके डूंगरपुर आ सकता है। प्रतापगढ़ को मिलाया चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर को लेकर, मतलब सारे के सारे क्षेत्र किसमें? प्रतापगढ़ में आए हैं।
आगे चलें। अब देखो, जो राजस्थान का एकीकरण से रिलेटेड सारी जितनी काम की बातें थी अपन ने सारी बातें कर ली है। अब यहाँ से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर हो चुकी है। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, राजा महाराजाओं वाला इतिहास, जिसमें भी जो काम की बातें लगभग सारी बातें अपने नोट्स की काम की बातें वो सब पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर्स के खूब सारे क्वेश्चंस भी देख लेंगे, प्लस हमारा सारा रिविजन हो जाएगा। अब चौहानों का इतिहास आज पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में मेवाड़ वगैरह का इतिहास पढ़ेंगे। चौहानों की जो उत्पत्ति होती है उसके संबंध में कह सकते कौन किसने कहा कि चौहान अग्निवंश से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अग्निवंश से इनका जो संबंध है कौन जोड़ता है? चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी जोड़ता है कि चंद्रप्रदायी की किताब पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी की किताब पृथ्वीराज रासो। तो क्या चंद्रप्रदायी ने ऐसा कहा? बिल्कुल सही बात है, चंद्रप्रदायी ने कहा। मोहनोत नैणसी ख्यात लिखता है, सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी का कवि है, तीनों के तीनों इन्होंने कहा कि जो अग्निवंश का सिद्धांत के तौर पे मानते हैं चौहानों की उत्पत्ति उससे। इन तीनों ने कहा कि ऋषि वशिष्ठ जो आबू में यज्ञ कर रहे थे, उस आबू यज्ञ से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई है। चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और एक परमार। हम यहां पे एक चीज देखने वाले हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निवंश से होती है। कौन कौन कहता है? चंद्रप्रदायी कहता है, मोहनोत नैणसी कहता है, सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी किताब का नाम है। इन्होंने कहा कि ऋषि वशिष्ठ माउंट आबू में एक यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ से 4 जातियों की उत्पत्ति होती है, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार। CCPP या PPCC कैसे भी याद कर लेना, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। फिर अपन बात करें गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये कहते हैं कि चौहान अग्निवंश से उत्पत्ति नहीं हुई है, ये कहते हैं कि चौहान सूर्यवंशी है, भगवान राम के वंश से है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो क्या है सूर्यवंशी है। जो जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक स्मिथ अंग्रेज है, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब चौहान क्या थे? विदेशी थे। इन्होंने कहा कि चौहान क्या थे? विदेशी। दशरथ शर्मा, एक तो इतिहासकार है दशरथ शर्मा, एक हांसी शिलालेख, ये कहते हैं कि चौहान कोई विदेशी नहीं थे, चौहान थे चंद्रवंशी, मतलब भगवान कृष्ण के वंश से, वो जो वंश है ना उससे रिलेटेड थे, चंद्रवंशी थे। बिजोलिया शिलालेख कुछ अलग बात करता है। बिजोलिया शिलालेख कहता है कि ये थे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, वैसे ब्राह्मण और वैसे बिजोलिया, ऐसे याद कर लेना, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा? चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत पढ़ रहे हैं। किसने कहा कि अग्निवंश से इनकी उत्पत्ति हुई? चंद्रप्रदायी, पृथ्वीराज रासो, मोहनोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, इन्होंने कहा ऋषि वशिष्ठ के आबू 1 से 4 जातियां, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं भाई साहब सूर्यवंशी है। ठीक है, जेम्स टोड ये सारे क्या कहते हैं? विदेशी हैं, विदेशी। और फिर अपने दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? चंद्रवंशी है। और बिजोलिया शिलालेख कहता है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। एक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ना, इसका भी ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में कुछ नहीं आए किसके अनुसार क्या है ये नहीं पूछे, केवल पूछे चौहानों की उत्पत्ति से रिलेटेड सारी बात, तो सूर्यवंशी अपन टिक करेंगे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा वाली बात। आगे बात करें, ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र है, तांबे का पत्र है, उसके आधार पर किसने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति यूची जाति से हुई है? इनका वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? जो कनिंगम नाम का है व्यक्ति, उसने, कनिंगम ने कहा कि इनका संबंध यूची जाति से और कुषाणु से इनका संबंध है। यह ब्रोच गुज्जर नाम का ताम्रपत्र, यह भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। बिजोलिया शिलालेख के बारे में बात करें, इससे क्या क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहले बात करें बिजोलिया शिलालेख कहाँ है? बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया भीलवाड़ा में एक मंदिर है, वहां पे पार्श्वनाथ मंदिर। भीलवाड़ा में जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसमें यह शिलालेख है, 1170 ईस्वी का शिलालेख है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर में 1170 ईस्वी का शिलालेख है। इसकी रचना किसने करी थी? गुणभद्र ने इसकी रचना करी थी। इससे कुछ जानकारियां मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहली बात अपन ने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कहता है बिजोलिया शिलालेख कि चौहान क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है, एक बात। सांबर झील का निर्माण जो चौहानों का आदि पुरुष या चौहानों का संस्थापक है, चौहानों का आदि पुरुष या संस्थापक, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने 551 ईस्वी में, ये सांबर नाम का क्षेत्र है, या फिर उसको कहें साकंबरी, या फिर उसको कहें सहपादलक्स, उस क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव चौहान ने करी थी। मतलब चौहानों का मूल स्थान किसको माना जाता है? सांबर को माना जाता है, या फिर अपन कहें उसको शाकंभरी को माना जाता है, या सहपादलक्स को माना जाता है। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने ध्यान रखने वाली बात है।
हमने बात करी बिजोले शिलालेख से कौन सी जानकारी मिलती है। सबसे पहले बिजोले शिलालेख के बारे में देखा, भीलवाड़ा पार्श्वनाथ मंदिर से मिलता है, 1170 ईस्वी का, गुणभद्र इसके रचयिता है। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कहता है कि वत्सगोत्रीय ब्राह्मण है ये। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने किया, ये जानकारी भी हमें मिलती है किससे, बिजोले शिलालेख से मिलती है। आदि पुरुष है या संस्थापक है, 551 ईस्वी में इसने क्या की थी, सांबर शाकंभरी सपादलक्ष में चौहानों की ये वंश की स्थापना करी थी। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी हमें बिजोले शिलालेख से जानकारी इसको मिलती है। जैसे अपन बात करें दिल्ली का नाम मिलता है, दिल्ली का मिलता है, ये इसका सांबर का नाम शाकंभरी मिलता है। इस तरीके से कई सारे नाम मिलते हैं, ठीक है। ये श्रीमाल का, ये बाड़मेर वाले क्षेत्र का श्रीमाल वगैरह, ये नाम भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो तीनों जानकारी उसमें थी। जालोर चौहानों की कुल देवी कौन सी है, अगर हमसे पूछे चौहानों की कुल देवी कौन सी है, चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता, जिसका सांबर में मंदिर है, शाकंभरी माता। अगर हमसे पूछे जालोर वाले चौहानों की कुल देवी कौन सी है, वहां अपन को बाइफरकेट करना है, इसको आशापुरा माता आंसर देना है, ठीक है। जिनका मंदिर कहाँ है, मोजा नापो, ठीक है। मोजा नापो से इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। मो से मोदरा, मोदरा में कहां पे, जालोर, और ना से नाडोल, नाडोल, नाडोल कहां पे, पाली, ये नाडोल कहां, पाली में, ठीक है। मोजा नापो। तो उस तरीके से ध्यान रखना। जालोर चौहानों की, अगर पूछे चौहानों की कुल देवी कौन सी है, शाकंभरी माता। जालोर चौहानों की कुल देवी कौन सी है, आशापुरा माता। और जीण माता क्या है, इष्ट देवी है। चौहानों की क्या है, इष्ट देवी या आराध्य देवी, इष्ट देवी या आराध्य देवी की, चौहानों की इष्ट देवी आराध्य देवी जीण माता है, जिनका मंदिर है सिकर में, सिकर में इनका मंदिर है, ठीक है। तो रेवासा में, ठीक है। जालोर चौहानों की कुल देवी कौन सी है, आशापुरा माता। चौहानों की कुल देवी कौन सी है, शाकंभरी माता। और इष्ट देवी कौन सी है, जीण माता है। आगे चले अपन, अजमेर की स्थापना किसने की है। देखो यहाँ से भी खूब सारी काम की बातें आएगी अपने। वासुदेव, ये इसके बारे में अपने बात कर ली, ये संस्थापक है चौहान वंश का। लेकिन अजमेर की स्थापना करी है अजय राज ने की है, ठीक है, 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की गई है। अजमेर के बारे में कुछ चीजें देखते हैं अपन। इसको राजस्थान का हाट कहते हैं, राजस्थान का हाट या हृदय स्थल, राजस्थान का हाट या हृदय स्थल कहते हैं इसको राजपुताने की कुंजी कहते हैं, राजपुताने की इसको कुंजी कहते हैं। इसको राजपुताने का नाका कहा जाता है, राजपुताने का नाका भी कहा जाता है इसको, ठीक है, अजमेर को। और इसको कहा जाता है भारत का मक्का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पे, तो भारत का इसको मक्का भी कहा जाता है। ये सारी बातें अपन ने बात करी अजमेर के बारे में, ठीक है। और फिर अजय राज के बारे में बात करी। इन्होंने अजमेर में एक किला, तारागढ़ किले का निर्माण करवाया, जिसको तारागढ़ किला कहते हैं, अजमेर किला कहते हैं, या इसको गढ़बीटली किला भी कहते हैं। नाम पूछा गया इसका, गढ़बीटली किला कौन सा है, अजमेर का तारागढ़ या जो अजमेर किला है वही जो गढ़बीटली किला है, ठीक है। ये इसने निर्माण करवाया। इसको कहा जाता है तारागढ़ किले को राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अर्णोराज या आनाजी, अर्णोराज या आनाजी, नाम अर्णोराज या आनाजी, अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाया, आनासागर झील का निर्माण करवाया। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इनका पुत्र था अनाजी का जगदेव, तो जगदेव ने इनकी हत्या कर दी थी, उसको कहा जाता है चौहानों का पितरंता कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय, ये पृथ्वीराज तृतीय वही है जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। हमने बात की अजमेर की स्थापना किसने करी है, अजय राज ने। वासुदेव कौन है, चौहानों का संस्थापक है, वासुदेव कौन है, संस्थापक है। अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करी। राजस्थान का हृदय स्थल, राजपुताने की कुंजी, राजपुताने का नाका, भारत का मक्का कहा जाता है। इसने तारागढ़, गढ़बीटली, अजमेर किले का निर्माण करवाया, जिसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज तृतीय, तो यही पृथ्वीराज चौहान है। अर्णोराज या आनाजी, आनासागर झील का निर्माण करवाया अजमेर में। और पुष्कर में इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। सारी काम की बातें अपन ने यहाँ पे देख ली है। अगली अपन बात करें बिसलदेव, बिसलदेव इनकी उपाधि है, नाम क्या है इनका, विग्रहराज चतुर्थ। तो बिसलदेव इनकी उपाधि। इनकी और कौन कौन सी उपाधियां हैं, इनकी कवि बांधव, ये भी इनकी उपाधि है, कटिबंधु, ये सारी की सारी इनकी उपाधियां, इनकी उपाधियां कटिबंधु, कवि बांधव और बिसलदेव, ये सारी की सारी उपाधियां विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में एक चीज ध्यान रखना, इसका शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है, चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके बारे में दो चार बातें करें। दिल्ली में इन्होंने, ये क्वेश्चन आया हुआ आरएस में भी, दिल्ली में इन्होंने एक दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था इन्होंने, दिल्ली शिवालिक स्तंभ ये लगवाया था इन्होंने। और फिर बात करें इन्होंने कि इन्होंने अजमेर में एक पाठशाला, सरस्वती
कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण नामक एक पाठशाला का निर्माण करवाया इन्होंने। जिस पाठशाला में देखते हैं, इस पाठशाला की जो दीवारें हैं उस पर अपना एक नाटक था हरिकेली। हरिकेली जो नाटक था उसकी पंक्तियां भी इन्होंने यहाँ लिखवाई थी। और फिर बात करें कालांतर में हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और इस पाठशाला को चेंज करवाता है, इसको तोड़ता है, यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवा देता है। यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाता है और उस मस्जिद को बोलते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। मतलब एक 2.5 दिन का झोंपड़ा और कुछ नहीं, एक मस्जिद है। और उस मस्जिद से पहले क्या था, एक सरस्वती कंठाभरण नाम की एक पाठशाला थी, जिसका निर्माण किसने करवाया था, बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने। चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है इनका शासनकाल। दिल्ली में दिल्ली शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया था। आरएस में भी किसने आया हुआ है, अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला का निर्माण करवाया। जिस पाठशाला की दीवारों पर हरिकेली नामक इनका एक नाटक था, उसकी पंक्तियां उकेरी थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया उसको तोड़कर, जिसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये सारी इनकी उपाधियां हैं बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ की। ये बिसलपुर डैम वगैरह, बिसलपुर तालाब वगैरह, ये सब इन्होंने, डैम नहीं बिसलपुर तालाब वगैरह इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, बिसलदेव है जो विग्रहराज चतुर्थ है, उनका एक दरबारी था सोमदेव। इसने कौन सी किताब लिखी थी, तो बिसलदेव का एक नाम अपन देखते हैं, इसका नाम क्या है, विग्रहराज चतुर्थ। तो जो ललित विग्रहराज नाम की किताब है वो किसने लिखी थी, सोमदेव ने लिखी थी। बिसलदेव रासो किताब किसने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नरपति नाहलर ने किताब लिखी थी। किस बोली में, गोडवाड़ी बोली में। प्रेम कहानी थी इनकी, बिसलदेव की, गोडवाड़ी बोली में लिखी थी। गोडवाड़ी बोली क्या है, मारवाड़ी की उपबोली है जो जालोर के आहोर से लेकर पाली के बाली तक बोली जाती है। जालोर के आहोर से लेकर पाली के बाली तक बोली जाती है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो नाम की जो किताब है अपन देखते हैं, जो चंद्रप्रदायी, पृथ्वीराज चौहान है उसके दरबारी चंद्रप्रदायी, उन्होंने लिखी है। पृथ्वीराज विजय उनके एक दरबारी है, पृथ्वीराज चौहान की जयानक उन्होंने लिखी है। ठीक है, यहां से ऐसे याद कर लेना इसको, विजय में जय आ रहा है, और इसमें भी जय आ रहा है, जयानक ने लिखी है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी ने लिखी है। बिसलदेव रासो नरपति नाहलर ने लिखी है, गोडवाड़ी बोली में लिखी है। और जालोर के आहोर से पाली के बाली तक ये बोली बोली जाती है, गोडवाड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है। और सोमदेव ने किताब लिखी है ललित विग्रहराज, बिसलदेव का दरबारी था वो। चौहान गहड़वाल, चौहानों में और गहड़वालों में वैमनस्य, उनमें कटुता पैदा हुई थी। उस कटुता का मेन कारण क्या था, गहड़वालों की तरफ से हम जानते हैं कि जयचंद, तो और चौहानों की तरफ से पृथ्वीराज चौहान। इनको एक इनका देखें कारण क्या था, एक तो दिल्ली पे उत्तराधिकार, दोनों के दोनों दिल्ली पे उत्तराधिकार लेना चाहते थे। और फिर जयचंद की जो बेटी है संयोगिता, उसका पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था। यह बात भी बिल्कुल सही बात है। किसने कहा ऐसा, दशरथ शर्मा ने अपनी बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, उस बुक में ऐसा उल्लेख करता है, दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, उसमें दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो चौहान गहड़वाल वैमनस्य का कारण दोनों के दोनों। अब बात करें अपन थोड़ी बहुत पृथ्वीराज के बारे में, 2-4 बातें कर लेते हैं, काम की बातें। पृथ्वीराज चौहान और कोई नहीं, जो पृथ्वीराज थर्ड है वही पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज थर्ड है, पृथ्वीराज फर्स्ट और पृथ्वीराज सेकंड वो नहीं है पृथ्वीराज चौहान जो पढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड। बात करें इसमें 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था। पिता थे इनके सोमेश्वर, पूछा जाता है एग्जाम में, पिता सोमेश्वर, पर माता कौन थी इनकी, कर्पूरी देवी। ये संरक्षिका थी, छोटे थे इसलिए इनकी संरक्षिका थी माता। ठीक है, और फिर अपने चाचा थे अपरंगांगे, और उनके जो बंडानको वगैरह, उनका विद्रोह का दमन करता है, नागार्जुन वगैरह का ये सब करता है। और फिर एक चीज अपन इसमें देखते हैं कि तुमुल का युद्ध हुआ था, एक तुमुल का युद्ध। उस तुमुल के युद्ध में अपन एक चीज देखते हैं, 1182 में युद्ध हुआ था। चंदेल शासक था एक, किसके विरुद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का। चंदेल शासक था परमार्री देव एक चंदेल शासक था। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जो परमार्री देव है उसके 2 सेनापति थे जिन्होंने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया था इसमें, आला प्लस उदड़, ये ध्यान रखना इसमें। ठीक है, काम की बात। और एक और अपन देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के एक युद्ध के बारे में और देखते हैं अपन, नागौर विजय भी देखते हैं। किसके विरुद्ध, गुजरात का एक चालुक्य शासक था, गुजरात का चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड।
ये काम की बातें अपन ने कर ली सारी पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड। चौहान गढ़वाल वैमनस्य के कारण दोनों के दोनों कारण थे। पृथ्वीराज चौहान की बात करें, जो पृथ्वीराज थर्ड है वही पृथ्वीराज चौहान है। 11 साल की उम्र में शासक बना था। सोमेश्वर पिता इनके, कपूरी देवी माता जो संरक्षिका बनी थी। तुमुल का जो युद्ध होता है उसमें 1182 में चंदेल शासक था परमार्य देव, ठीक है, तो वो उसके विरुद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाता है। और जो आला और उदड़ नाम के सेनापति थे परमार्य देव के, नागौर विजय में अपन देखते हैं गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड, उससे युद्ध लड़ता है। बाद में संधि हो जाती है दोनों के बीच में। क्यों? आबू की राजकुमारी थी इच्छिनी देवी, दोनों उससे विवाह करना चाहते थे, उससे रिलेटेड बात है। अब उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तराइन का युद्ध होता है। तराइन के 2 युद्ध होते हैं। एक तो पहला युद्ध, तो पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। दोनों के दोनों युद्ध किस किस के बीच में होते हैं? एक तो होता है अपना पृथ्वीराज चौहान, दूसरा आता है मोहम्मद गोरी गजनी का। गजनी का जो मोहम्मद गोरी है उनके बीच में युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीतता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी दूसरे युद्ध में जीत जाता है। तो तबरहिंड जो बठिंडा वाला क्षेत्र है उसमें जब मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया था, इसलिए तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। 1192 में दूसरा युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान की अपन देखते हैं हरियाणा में जो सिरसा नामक स्थान है, सिरसा, वहां पे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो काम की बातें थी अपन ने सारी कर ली सिरसा वाले क्षेत्र में। आगे चले अपन, पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां कौन कौन सी है ये भी काम की बात है। राय पिथौरा, राम नहीं है, राय है, राय है, राय पिथौरा। राय पिथौरागढ़ नाम के एक जो गढ़ है उसका इन्होंने निर्माण करवाया था। राय पिथौरागढ़ इसका निर्माण करवाया था। और कला संस्कृति विभाग पद्मनाभ को मंत्री बनाया था, वो चीज भी ध्यान रखनी है इनकी, ठीक है। राय पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था, इसलिए इनकी उपाधि है राय पिथौरा, ठीक है। दलपंगुल विश्व का विजेता, ये भी इनकी उपाधि है। अंतिम हिंदू सम्राट, तीनों की तीनों उपाधियां किसकी है? पृथ्वीराज चौहान की। प्रबल हिंदू राजा, ये उपाधि किसकी है? प्रबल हिंदू राजा। एक उपाधि हिंदू सुल्तान, हिंदू बादशाह, ये सारी की सारी उपाधियां अपन को ध्यान रखनी है। देखो हिंदू सुल्तान नाम की उपाधि किसकी है? कुंभा की है। और हिंदू बादशाह ये किसको कहा अपन ने? मारवाड़ का राजा है मालदेव, उसकी उपाधि है हिंदू बादशाह। हिंदूपति या हिंदूपति ये मेवाड़ का ही राणा सांगा। मेवाड़ का ही राणा सांगा, उसकी उपाधि हिंदूपति या हिंदूपति। अब बात करें प्रबल हिंदू राजा कौन है? प्रबल हिंदू राजा वो अपने मेवाड़ में देखते हैं सिसोदिया वंश से आता है राणा हमीर। रणथंभौर वाला अमीर नहीं है, मेवाड़ वाला अमीर है, तो उसकी उपाधि दे प्रबल हिंदू राजा। एक तो देखो इसकी उपाधि, अमीर की एक उपाधि तो थी प्रबल हिंदू राजा, और भी उसको बोलते थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसका नाम है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। और इसको एक रसिक प्रिया वीर राजा, रसिक प्रिया नाम की जो किताब है उसमें इसको वीर राजा भी कहा गया है। मेवाड़ का उद्धारक भी इसको कहा गया है और प्रबल हिंदू राजा भी कहा गया है। हिंदू सुल्तान नाम की उपाधि है कुंभा की। कुंभा की कुछ और भी उपाधियां हैं। कुंभा की उपाधियां अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, राणो रासो भी उपाधि है इसकी, राणो रासो। हालगुरु, दानगुरु, छापगुरु वो सब हम जानते हैं। मालदेव, मालदेव जो जोधपुर का शासक है उसकी एक उपाधि है हिंदू बादशाह और एक उपाधि है हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा। जो उपाधियों की बात अपन ने यही कर ली, हसमत वाला राजा। बात करें इसकी हिंदूपति, हिंदूपति राणा सांगा, राणा सांगा की उपाधि, इसकी एक उपाधि हो रही है सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष। क्या बात कर ली अपन ने, जल्दी से देखते हैं एक बार। पृथ्वीराज चौहान की कौन कौन सी उपाधियां हैं? राय पिथौरा नाम की उपाधि है, राय पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था इन्होंने। दलपंगुल विश्व विजेता, अंतिम हिंदू सम्राट इनको कहा जाता है। तीनों की तीनों उपाधियां इसकी है। प्रबल हिंदू राजा हमीर, जो हमीर सिसोदिया वंश को कहा जाता है, सिसोदिया वंश वाले हमीर को। विषम घाटी पंचानन इसकी उपाधि है। वीर राजा भी इसको कहा है रसिक प्रिया में। हिंदू सुल्तान कुंभा की उपाधि है, कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य और राणो रासो भी कहा जाता है। हिंदू बादशाह, बादशाह मालदेव की उपाधि है, मारवाड़ वाला मालदेव है। और हसमत वाला राजा भी इसको कहा जाता है। हिंदूपति या हिंदूपति ये राणा सांगा को कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष ये भी एक राणा सांगा की उपाधि है। कुल मिला के उपाधि से रिलेटेड सारी बातें पढ़ने कर ली। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको कम टाइम लगे, आपके एग्जाम्स वगैरह हैं तो जल्दी से आप केवल इसको रिवाइज करें नोट्स पढ़ने के बाद। अब ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिविजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, बस यही आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ठीक है ना। रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना किसने करी थी? बात अपन रणथंभौर के चौहानों की तरफ अपन आ गए हैं। तो गोविंदराज, जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान का बेटा है गोविंदराज, उसने 1194 ईस्वी में
चौहान राज्य की स्थापना करी थी। ये हमीर, अब रणथंभौर का हमीर आ गया जो अपने हट के लिए जाना जाता है, हमीर हट के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। कीर्तिपाल सोनगरा, कीर्तिपाल सोनगरा ने 1182 ईस्वी में इसने जालोर में चौहानों की सोनगरा शाखा की स्थापना करी थी। जालोर में चौहान थे, सोनगरा चौहान थे, उनकी स्थापना करी थी कीर्तिपाल सोनगरा ने, जिसको नैनसिरी के हाथ में कित्तू एक महान राजा भी कहा गया है। रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना गोविंदराज ने करी है 1194 ईस्वी में। हमीर हम जानते हैं हमीर हट के लिए जाना जाता है। कीर्तिपाल सोनगरा 1182 ईस्वी में जालोर में इसने सोनगरा चौहानों की शाखा की स्थापना करी है। ये किसने कहा था कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा वगैरह माना जाता है, जो भतीजा था ना, तो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। 1192 के आसपास ये अटैक करता है रणथंभौर पे, तो रणथंभौर पे अटैक करता है, तब इसने कहा था। और उस समय शासक कौन था रणथंभौर का? हमीर। किले को जीत नहीं पाता है तो वही लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे, वैसी वाली बात कर जाता है कि ऐसे 10 किलो को भी, ऐसे 10 गड्ढ को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये उसकी लाइन है, ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी भी आने वाला अभी, ठीक है। अब बात करें राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ था? राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था रणथंभौर में। रणथंभौर में हुआ था 1301 ईस्वी में। कब? अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था उस समय, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। और शासक कौन था रणथंभौर का? हमीर। हमीर जो अपने हट के लिए जाना जाता है, वो यहाँ का शासक था। शाखा, शाखा क्या होता है एक चीज देख लेते हैं। शाखा में 2 चीजें होती है, एक होता है इसमें केसरिया प्लस जोहर। केसरिया कौन करता है? पुरुष करते हैं। केसरिया बाना, केसरिया वस्त्र पहनकर अपने जो कहते हैं युद्ध के लिए चले जाते हैं युद्ध क्षेत्र में। और जोहर, महिलाएं अग्नि में प्रवेश करती है, अपने प्राण न्यौछावर कर देती है अपने आन बान शान की रक्षा के लिए। शाखा बोले तो केसरिया और जोहर 2 चीजें होती है उसमें। राजस्थान का पहला शाखा की बात करें 1301 ईस्वी में होता है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, कहाँ होता है? रणथंभौर में होता है। किसके नेतृत्व में होता है? हमीर, राणा हमीर के नेतृत्व में होता है। ये सब इसमें अपन ने बात करी। कुछ बातें करें कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि जो हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के कुछ जो सैनिक थे उनको यहां पे शरण दे दी थी। मोहम्मद शाह, मंगोल विद्रोही थे मोहम्मद शाह। एक तो मोहम्मद शाह प्लस एक था कहब्रू। मोहम्मद शाह और कहब्रू, इन दोनों को शरण दी थी, मंगोल विद्रोही थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। और हमीर तो अपनी हट पे अट गया था, तो हमीर के लिए बोला जाता है अपने सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। लाइन पूछी गई है, किसके लिए कहा गया? हमीर हट तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो हमीर अपने हट पे अट गया, मैं इनको शरण दे चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। खिलजी ने अटैक किया था, केसरिया जोहर किया गया था, 1301 ईस्वी की बात है। और हमीर यहाँ पे शासक था। एक बड़ी बात, और इस जो शाखा हुआ था उसकी एक बड़ी बात है, हमीर की पुत्री थी देवलदे। उसने अग्नि में प्रवेश नहीं किया था, उसने जल जोहर किया था, जल जोहर। देवलदे थी, उसने पदमला तालाब, जो पदमला तालाब है उसमें कूदकर उसने जल जोहर किया था। काम की बात है यहाँ पे, हमीर की बेटी है देवलदे, जल जोहर किया, पदमला तालाब में कूदकर जल जोहर किया। ये काम की बातें अपन ने सारी जो प्रथम शाखा से रिलेटेड सारी बातें अपन ने कर ली। आगे चलते हैं अपन। रणथंभौर पर जब आक्रमण होता है तो खिलजी के सेनापति कौन कौन थे? उल्लुक खां, हाँ भाई साहब ये भी था, अल्प खां ये भी था, और नुसरत खां। ये जो आक्रमण होता है, जो पहला वाला शाखे की बात है, तो अब जब आक्रमण हो रहा है उस समय तो ये मारा जाता है उस शाखे में। पूछा गया एक बार एग्जाम में कि जो रणथंभौर का जो शाखा होता है पहला वाला, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन सा सेनापति जो मारा गया था? नुसरत खां मारा जाता है। उल्लुक खां भी था उसमें, अल्प खां भी था उसमें, नुसरत खां भी था। केमास और बोनवल ये कौन है? अभी हमने पृथ्वीराज चौहान पढ़ा था, उसके सेनापति थे ये, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति, ठीक है। धर्म सिंह भीम सिंह जो हम पढ़ रहे हैं राणा हमीर के सेनापति है। और जो रणमल और रतिपाल है, रणमल और रतिपाल ने हमीर से किया था विश्वासघात। हमीर के सैनिक थे लेकिन हमीर से कर दिया था विश्वासघात। हमने कुछ बातें यहाँ पे देखी है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इस समय आक्रमण के समय सेनापति कौन था? उल्लुक खां, अल्प खां, नुसरत खां, तीनों के तीनों ही अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। नुसरत खां मारा जाता है। केमास बोनवल पृथ्वीराज चौहान के सेनापति है। धर्म सिंह भीम सिंह हमीर के सेनापति है। रणमल और रतिपाल इन दोनों ने विश्वासघात किया राणा हमीर के साथ। तो ये एक ध्यान रखना, ठीक है। हमीर, रणथंभौर की कुंजी कौन सी है कि ऐसा एक किला है जिसको जीतने पे, जो मेन किला है उसको जीता जा सके। रणथंभौर को जीतने के लिए झाई दुर्ग रणथंभौर की कुंजी कहलाती है। और जो सिवाना दुर्ग है ये जालोर की कुंजी है।
तो जालोर की कुंजी कौन सा है? सिवाना दुर्ग है। रणथंभौर की कुंजी कौन सा है? झाई दुर्ग है। अपने हट के लिए प्रसिद्ध है, कौन है अपने हट के लिए प्रसिद्ध? हमीर। उसकी किताब का नाम क्या है? श्रृंगारहार। हमीर की किताब का नाम है हमीर महाकाव्य। ये किताब किसकी है? नयन, इंपोर्टेंट किताब है, नयन चंद्र सूरी। ठीक है। हमीर रासो, ये किताब किसकी है? हमीर रासो, ये जोधराज, नीमराणा का राजा है चंद्रबान, उसका एक दरबारी था जोधराज, उसकी किताब है हमीर रासो। हमीर हट चंद्रशेखर। देखो अपन ने क्या बात कर ली। खजाइन उल फुतू या तारीख एलाई, ये अमीर खुसरो की किताब है, अमीर खुसरो। श्रृंगारहार किताब किसकी है? श्रृंगारहार। ठीक है। श्रृंगारहार किताब है किसकी? हमीर की किताब है। हमीर महाकाव्य, इसको ऐसे याद कर लेना, महाकाव्य। महान, महान क्या है? नयन। महान नयन है, कैसे? चंद्रमा की जैसे, चांद के जैसे तेरे क्या है? महान नयन है। ठीक है। हट, हमीर हट। ठीक है। हमीर हट से यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हमीर हट किसने लिया था? भगत सिंह के साथ जो चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर अपने हट के लिए जाने जाते हैं, इस तरीके से इसको याद कर लेना। तो हमीर हट चंद्रशेखर है। उस हमीर हट वाले हमीर की किताब कौन सी है? श्रृंगारहार है। हमीर महाकाव्य किसकी है? नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी की है। तेरे नयन कैसे हैं? चांद के जैसे हैं। ठीक है। बात करें खजाइन उल फुतू या तारीख ए अलाई, ये किताब है अमीर खुसरो की, जिसमें जो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 5 बार अटैक किए, 5 साके हुए हैं, उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। रणथंभौर में अपने पिता, उसके पिता जेतर सिंह की 32 वर्ष का जो शासनकाल है, उसकी याद में हमीर ने खंभों की 32 खंभों की छतरी बनाई थी। 32 खंभों की छतरी किसने बनाई थी? हमीर ने। जेतर सिंह ने, अपने पिता थे जेतर सिंह, उनके शासनकाल की याद में। बात करें अब 12 खंभों की छतरी कहाँ देखने को मिलती है? ठीक है। अपने 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में देखने को मिलती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी है। 12 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की छतरी है 8 खंभों की छतरी, बांडोली में। 16 खंभों की छतरी नागौर, नागौर के राजा था अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। तो नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ की है, 16 खंभों की छतरी है। कहां पे? नागौर में। जिसके शासनकाल में देखते हैं अपन मतीरे की राड़ होती है, जिसको कटार का धनी कहा जाता है, मतीरे की राड़ और कटार का धनी। 84 खंभों की छतरी कहां पे? बूंदी, बूंदी में शत्रुसाल। शत्रुसाल की छतरी है 84 खंभों की। 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी अलवर में। राजा विनय सिंह, विनय सिंह ने अपनी माता मूसी महारानी की याद में बनवाई, मूसी महारानी की छतरी। ये 80 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी अमीर ने बनवाई अपने पिता जेतर सिंह के शासन 32 वर्ष के शासनकाल की याद में। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की है, जिसने अपनी जो पत्नी थी उसके तारा, जो अजमेर का किला उसका निर्माण करवाया था, बाद में जो तारागढ़ वगैरह उसका नाम पड़ जाता है। ठीक है। 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की, बांडोली में छतरी बनी हुई है। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की नागौर में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में शत्रुसाल की। 80 खंभों की छतरी अलवर में, मूसी महाराणा की याद में, अपनी माता की याद में विनय सिंह ने बनवाई थी। 32 खंभों की छतरी की हम बात कर ही चुके हैं। सिवाना का प्रथम साका, जो जालोर पे अटैक करता अलाउद्दीन खिलजी, उसके पहले वो सिवाना पे अटैक करता है। क्यों? सिवाना क्या है? जालोर की कुंजी है। तो 1308 में साका होता है सातल और सोम के नेतृत्व में, सातल प्लस सोम के नेतृत्व में अटैक होता है। और एक भावड़े नामक सैनिक है, भावड़े या भाईले सैनिक, भावड़े या भाईले नामक सैनिक है, उसने विश्वासघात किया था। ये एक चीज ध्यान रखना। फिर सिवाना का नाम बदल दिया जाता है इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, उसका नाम कर दिया जाता है खैराबाद कर दिया जाता है। जलालाबाद, जब जालोर पे अटैक होने वाला है, जालोर पे अटैक होने वाला 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने, उस समय जालोर का नाम बदलकर कर दिया जाएगा जलालाबाद। चित्तौड़ पे अटैक करता राणा जो रतन सिंह था और पद्मिनी देवी थे, उनके नेतृत्व में जब साका होता है, उस समय चित्तौड़ का नाम बदलकर कर दिया जाता है खिजराबाद। और जयपुर, जयपुर में कोई साका नहीं होता है, लेकिन जयपुर में जब सवाई जयसिंह जब शासक थे, उस समय जयपुर का नाम बदलकर कर दिया जाता है इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। सिवाना का जब पहला साका हुआ 1308 में, नाम बदलकर कर दिया जाता है खैराबाद। जो पहला साका होता है सातल और सोम के नेतृत्व में किया जाता है, बाहुड़े नामक जो सैनिक है उसने विश्वासघात किया था। जलालाबाद जालोर का नाम बदला जाता है, खिजराबाद चित्तौड़ का नाम बदला जाता है, चित्तौड़ का नाम बदलकर ये खिजराबाद कर दिया जाता है। और जयपुर का नाम ये भी एक बार बदल के कर दिया गया था इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। आगे चले अपन, जालोर का जो साका होता है, जालोर का साका होता है 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। शासक किसके नेतृत्व में? कानड़ देव सोनगढ़ा, कानड़
देव सोनगरा, कानड़देव सोनगरा प्लस अब की बार उसका कानड़देव सोनगरा का बेटा था वीरमदेव, जिससे अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा, वो प्यार किया करती थी। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा प्यार करती थी, तो वो वीरमदेव और कानड़देव सोनगरा, इन दोनों के नेतृत्व में होता है यहाँ पे साका होता है। जालोर का साका है 1311 में, पहले 1308 में सिवाना में हुआ, फिर जालोर पे टेक कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, पहले एक बार बात करें जो साका हुआ, इसमें बिक्का दहिया नाम का एक सैनिक है, बिक्का दहिया, उसने विश्वासघात किया था। सिवाना वाले में भावड़े ने सैनिक विश्वासघात किया था, इसमें बिक्का दहिया नाम का जो सैनिक था उसने विश्वासघात किया था, और उसकी पत्नी थी, उसको बाद में पता लगता है कि पत्नी ने तो क्या कर लिया, विश्वासघात कर लिया, इसको जहर देकर मार दिया था। ठीक है, बिक्का दहिया को, बिक्का जी जो नमकीन है वो दही में मिला के खा गई, बिक्का दहिया को मार दिया था। कुल मिला के अपन बात करें जालोर का साका 1311 वो सब। अब इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है अपन को, कानड़देव प्रबंध इससे मिलती है, और वीरमदेव सोनगरा की बात, दोनों की दोनों से अपन को जानकारी मिलती है। किसने लिखी है किताबें, ये किताबें लिखी है पद्मनाभ ने दोनों की दोनों किताबें लिखी है, उससे ये जानकारी मिलती है कानड़देव प्रबंध से। वीरमदेव सोनगरा की बात, कानड़देव सोनगरा यहाँ के राजा थे, और वीरमदेव इनके नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में साका होता है, और बिक्का दहिया उसने विश्वासघात किया। जालोर का नाम बदल कर तब कर दिया जाता है जलालाबाद, जो अपन पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये कीर्तिपाल वगैरह समय सिंह सब है। वत्सराज नाम का जो शासक है, ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार, जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है वत्सराज, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन था, जहां पहली बार चौहानों का राज्य स्थापित होता राजस्थान का। तो सांबर में देखते हैं जो वाकपति राज है, वाकपति राज का बेटा था लक्ष्मण सिंह, तो वो यहाँ पे जो कहते हैं कि चौहान राज्य की स्थापना करता है नाडोल में, ये ध्यान रखना। नाडोल में राजस्थान में चौहानों का प्रथम राज्य कहाँ बनता है, नाडोल में बनता है। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। कुल मिला के बात करें अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, वहां तक अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद अपन राजवंश या जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें जो चौहान राजवंश हमने खत्म कर लिया। अब हम जो मेवाड़ का शासन वगैरह, मेवाड़ का जो कह सकते हैं इतिहास वगैरह वो पढ़ लेंगे, मारवाड़ वगैरह, जयपुर वगैरह की जो काम की बातें देख लेंगे। फिर अपने एक बात करेंगे, कोशिश करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा सा ही है, और जो आर्ट एंड कल्चर है उसका भी खूब सारा हम जो थोड़ा कह सकते हैं जल्दी रिविजन कर ले, ये सब हम कोशिश करेंगे। पढ़ते रहो, साथ में क्लासेस देखते रहो, बाकी सब्जेक्ट उनका रिवाइज करते रहो, और जल्दी अपने टेस्ट दो रोजाना, है ना, 1 या 2 टेस्ट रोजाना देते रहो। ठीक है, धन्यवाद।